हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर द इमेजिनेशन। आज का हमारा लेक्चर फंजई पर आधारित है। फंजई को हिंदी में कवक कहते हैं। फंजई को शुरू करने से पहले मैं प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चों के द्वारा यह क्वेश्चन किया गया कि सर प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर जीव भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। काफ़ी ऐसे जीव हैं जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं, परंतु वह मल्टी सेलुलर हैं। परंतु हम यहाँ पर मेजोरिटी की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में ज़्यादातर जीव यूनिसेलुलर होने की वजह से प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर कहा जाता है। एक्सेप्शन या अपवाद हर जगह होता है। अब फंजई को ही ले लेते हैं। वैसे तो फंजई मल्टी सेलुलर है, परंतु ईस्ट आता तो फंजई में है, परंतु है ईस्ट यूनिसेलुलर, तो एक्सेप्शन हर जगह हो सकती हैं। पिछली क्लास में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ लिया है और हमारा ये लेक्चर फंजई पर है। लेट्स बैक टू द पॉइंट। ये पॉइंट तो क्लियर हो ही चुका है कि फंजई मल्टी सेलुलर जीव होते हैं। जैसे कि फंजई मल्टी सेलुलर जीव हैं तो ये सारे के सारे जीव यूकैरियोटिक ही होंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर जीव प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकते हैं, परंतु मल्टी सेलुलर जीव हमेशा ही यूकैरियोटिक ही होंगे। मल्टी सेलुलर जीव कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे। अगर न्यूक्लियस होता है तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग भी होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंजई यानी कि कवक अपना भोजन कैसे बनाते हैं या प्रोसेस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात आप याद रखिएगा कि सारे के सारे फंजई या कवक सपोषी ना होकर परपोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या सड़े हुए या मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें हेट्रोट्रोफिक जीव कहा जाता है। हेट्रोट्रोफिक या परपोषी की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट को हिंदी में मृत जीवी कहा जाता है। सैप्रोफाइट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा जीव जो कि अपने भोजन के लिए डेड और डिके या गल रही या मरी हुई चीज़ों पर अब डिपेंड करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। सैप्रोफाइट का एक एग्जाम्पल है मशरूम, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है अग्रेशियस। मशरूम अपने भोजन के लिए डेड या डिके या मरी हुई चीज़ों पर निर्भर करती है। सेकंड है पैरासाइट। पैरासाइट को हिंदी में परजीवी कहा जाता है। परजीवी वे जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर भी निर्भर करते हैं। थर्ड कैटेगरी है सिम्बायोटिक या सहजीवी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव के साथ रिलेशन में रहकर अपना भोजन का निर्माण करता है। इसमें दोनों जीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहकर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन का निर्माण फंजई यानी कि कवक और एल्गी यानी कि शैवाल एक साथ मिलकर करते हैं। फंजई और एल्गी मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। फंजई को हिंदी में कवक और एल्गी को शैवाल कहते हैं। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। फंजई रहने के लिए जगह देती है, क्योंकि फंजई का स्ट्रक्चर एक नेट या जाल के जैसे होता है, और एल्गी उसको भोजन प्रदान करती है, क्योंकि अब एल्गी या शैवाल अपना भोजन खुद बना सकती है। लाइकेन के बारे में एक बात और बता देता हूँ। लाइकेन को नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर पोल्यूशन बढ़ जाता है वहाँ पर ये मर जाते हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में हमें लाइकेन्स देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके ऑपोजिट अगर आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाइकेन्स देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है लाइकेन। एक बार हम फंजई की कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, सारे के सारे फंजई यूकैरियोटिक होते हैं। सेकंड, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड, ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं। और हेट्रोट्रोफिक की 3 कैटेगरीज हैं। सैप्रोफाइट यानी कि मृतजीवी, पैरासाइट यानी कि परजीवी, थर्ड सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। फंगस यानी कि कवक रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे करते हैं। ये रिप्रोडक्शन को 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन, सेकंड है एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन, एंड थर्ड होता है वेजिटेटिव, इसे कहा जाता है विखंडन।
फंगस सेक्सुअल और एसेक्सुअल के दौरान स्पोर्स बनाते हैं। प्रजनन के दौरान बनाए गए ये स्पोर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस 3 प्रकार से होता है, जैसे कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। पिछली क्लास में मैंने आपको कैरियो वर्ड का मीनिंग बताया था। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। एग्जाम्स में आपको रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है, वहाँ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंगस रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ऑप्शन में आपको सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव या ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन दिया होता है। आपको फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ अबव को सिलेक्ट करना होता है। हमारे द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है वो सारा एनसीईआरटी पर आधारित है और ये 9th 10th तक का सिलेबस है और कुछ चीज़ें इसमें +1 तक की भी ऐड की गई हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऐसे होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। अगर ये पूछा जाता है तो आपको आंसर देना होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है या प्रोसेस क्या है, तो आपको आंसर देना होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। मियोसिस क्या होता है इसके बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, पर हम बात करते हैं प्लाज्मोगेमी के बारे में। प्लाज्मोगेमी यह होता है जब भी कोई कोशिका या सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो वह अपने प्लाज्मा को डिवाइड करता है, ना कि न्यूक्लियस को, तो इसे प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। परंतु अगर कोई सेल या कोशिका प्लाज्मा के साथ साथ अपने न्यूक्लियस या केंद्रक को भी डिवाइड कर दे तो उसे कैरियोगेमी कहा जाता है। और मियोसिस के बारे में हम शॉर्ट से पढ़ लेते हैं। मियोसिस होता क्या है? मियोसिस वो होता है जब एक सेल अपने सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, मतलब कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाए, तो इसे मियोसिस करते हैं। तो ये होता है रिप्रोडक्शन करने का तरीका। एक बार हम दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है? सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। और रिप्रोडक्शन होता किस प्रकार से है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। मोनेरा से फंगस आते आते फंगस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। और एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंगस की सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह चिटिन की बनी होती है। चिटिन को काइटिन भी कहा जाता है। इसको दोनों नामों से पुकारा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम से यह पूछा जाए कि प्लांट्स या पौधों की सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर देना होता है सेलुलोज। अगर हम फंगस की कैटेगरी की बात करें तो फंगस को हमने 4 पार्ट्स यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटिस। यहाँ पर जो माइसिटिस वर्ड यूज़ किया गया है वह फंगस के लिए यूज़ किया जाता है। माइसिटिस वर्ड फंगस से रिलेट करता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड कैटेगरी है एस्कोमाइसिटिस एंड थर्ड है ड्यूट्रोमाइसिटिस एंड द लास्ट एंड फोर्थ फाइकोमाइसिटिस। एग्जाम्स में फंगस के एग्जाम्पल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए हम इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटिस के बारे में। फाइकोमाइसिटिस का एक कॉमन नेम भी होता है जिसे कि लोअर फंजाई भी कहा जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम्स में चारों कैटेगरी के कॉमन नेम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है? लोअर फंजाई। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पैरोलेजिना, राइजोपस, म्यूकर एंड पाइथियम। राइजोपस फंजाई हमें हमारे घरों में ब्रेड पर देखने को मिलती है। जब ब्रेड को काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं किया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ने लगती है, इसे ही राइजोपस कहा जाता है, क्योंकि ब्रेड में मॉइस्चर या नमी होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। जहाँ गीली जगह या मॉइस्चर होगा वहाँ फंजाई ग्रो करेगी। फंजाई को ग्रो करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है मॉइस्चर और सेकंड है डेड एंड डिके। अगर कोई चीज़ खराब हो रही है या सड़ रही है और वहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल है तो वहाँ पर फंगस ग्रो करेगी। सेकंड कैटेगरी है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम होता है सेक फंगई। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एग्जाम्स में इनके कॉमन नेम पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम होता है लोअर फंजाई और एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम है सेक फंगई। सेक का मतलब होता है बोरे जैसा स्ट्रक्चर या संरचना।
एस्कोमाइसीट्स के द्वारा जो स्पोर्स बनाए जाते हैं उनकी संरचना गोल गोल बोरे की तरह होती है, इसीलिए इन्हें सेक फंजाई कहा जाता है। इनके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट यानी कि खमीर, एस्परजिलियस, पेनिसिलिन और न्यूरोस्पोरा। एस्कोमाइसीट्स को इकोनॉमिकल फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग यूजफुल तरीके के लिए किया जाता है। ज़्यादातर फंजाई या तो नुकसान पहुंचाते हैं या वो हार्मफुल होते हैं, परंतु कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल या इकोनॉमिकल भी होती हैं, जैसे कि ईस्ट और पेनिसिलिन। ईस्ट यानी कि खमीर का प्रयोग हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया के लिए भी करते हैं, और पेनिसिलिन का यूज़ हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। इसे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था या बनाया गया था। थर्ड कैटेगरी है बेसिडियोमाइसीट्स। इसका कॉमन नेम है गिल फंजाई या ब्रैकेट फंजाई। एक बात और आपको बता देता हूँ, इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में यही होते हैं। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिनके नाम हिंदी और इंग्लिश में एक ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं अग्रेशियस, पोलीपोरस, पक्सीनिया, यूस्टिलिजो और लाइकोडर्मा। इन सभी को बेसिडियोमाइसीट्स कहा जाता है। एक बात और, जितने भी बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई होते हैं वह पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि पक्सीनिया और यूस्टिलिजो, यह गेहूं में बीमारियां पैदा करती है। अग्रेशियस का कॉमन नेम मशरूम होता है। मोस्टली मशरूम्स या अग्रेशियस जहरीली होती हैं, परंतु जो मशरूम हम लोग खाते हैं वह हाइब्रिड होती हैं और उनकी फार्मिंग की जाती है। फोर्थ है ड्यूट्रोमाइसीट्स। बच्चों को ये नाम काफ़ी बोरिंग लग रहे होंगे, बट एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना ही होगा। ड्यूट्रोमाइसीट्स का कॉमन नेम है फंजाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कि पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो या इसमें कोई भी कमी हो। ड्यूट्रोमाइसीट्स को इम्परफेक्टाई फंजाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक इनमें कोई भी ऐसी स्पीशीज या प्रजाति नहीं मिली है जो कि पूरी तरह से डेवलप हुई हो या उन्हें देखा गया हो, इसीलिए इन्हें इम्परफेक्टाई फंजाई कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये सारे के सारे ड्यूट्रोमाइसीट्स होते हैं। इन सभी में ट्राइकोडर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, जैसे कि एथलीट फुट और स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बीमारियां होने पर डॉक्टर्स हमें एंटी फंगल दवाइयां यूज़ करने के लिए देते हैं। इसी के साथ ही फंजाई चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम को बेसिक से पढ़ेंगे। आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्कवर द इमेजिनेशन पर शेयर कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।